गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अभी लगातार हम क्लासेस करवा रहे हैं। लाइव क्लास में थोड़ा कम पोर्शन कवर हो पा रहा था, इसीलिए अभी लगातार करवा रहे हैं। लेकिन कल आपका लाइव क्लास रखते हैं क्योंकि लड़का लोग का थोड़ा इंटरेक्शन कम हो रहा है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको होगा तो आप पूछ सकते हैं। कल लाइव क्लास रखेंगे। कल आपका 10 बजे लाइव क्लास रखते हैं, ठीक है? ओके, चलिए। तो हम आपको बता रहे थे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन, एक नया चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 15 आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब आते हैं चैप्टर नंबर 16 के ऊपर। चालू कोयला खान या अबेंडेंट कोयला खानों में मीथेन गैस का निष्कर्षण। तो देखो यार, ये एक टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आपका CMR में है, ठीक है? मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ लेंगे तो कुछ ऐसा घट नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ही क्यों पढ़ा जाए सिर्फ, है ना? इसको समझते हैं। देखो, मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन करने का बहुत सारा तरीका है। तो कभी भी कोई भी जगह अगर हमको कोई चीज़ पता करना होता है कि भैया वो चीज़ है या नहीं है, तो इसके लिए हमको उसका सर्वेक्षण करना पड़ता है। सर्वेक्षण या पूर्वेक्षण जो कह लीजिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन करने से आपको पता चलता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे मीथेन गैस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ठीक है? एक्सप्लोरेशन करने से ही पता चलता है, ठीक? तो एक्सप्लोरेशन करने का भी बहुत सारा अलग अलग पद्धति होता है, मेथड होता है, जिससे आप पता करते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है? बोरहोल करके आप पता करते हैं, जनरली बोरहोल का सहारा लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या खुल गया? हाँ, 1 मिनट देख लेते हैं रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है, कहीं पोपट तो नहीं बन गया मेरा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, एवरीथिंग इज ओके। स्टिकी नोट एक बार ओपन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रुक जाइए। पहले सबको सेट कर लें, उसके बाद आते हैं उस पर, ठीक? चलिए, एवरीथिंग ओके, समझते हैं। देखो, मीथेन एक्सट्रैक्शन जो ये है, ये मोनीडी में एक पुटकी करके माइंस है, ठीक है? जो कि BCCL के अंदर में आता है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंदर में मोनीडी आता है, जिसमें पुटकी करके एक माइंस है। उस माइंस में भारत में पहली बार मीथेन एक्सट्रैक्शन का काम किया गया। मीथेन एक्सट्रैक्शन का प्लानिंग भी किया जा रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, कि भारत में जितने भी माइंस है या बहुत सारा ऐसा माइंस है जो एबेंडेंट हो चुका है, बंद हो चुका है कोयला माइंस, उसमें से मीथेन गैस निकाला जाए। देखो यार, हम लोग एक दो चीज़ तो कॉमन बेसिक चीज़ें जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जब कोयला का फॉर्मेशन हो रहा था, जब कोल का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसी टाइम कोयला का फॉर्मेशन के साथ ही साथ मीथेन गैस भी बना था। जैसे जैसे कोल बनते गया, वैसे वैसे मीथेन भी बनते गया। मीथेन जो है वो कोयला के छिद्र में पैक होते गया। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोयला से ही मीथेन गैस निकलता है, बल्कि कार्बोनेशियस मैटर से मीथेन गैस बनता है। एक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, MARSH, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा फटाक से। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डिक्लेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि मार्स गैस किसे कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताइएगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है? जो कमेंट करते हैं उनको पता है कि कमेंट का आपका दिखता है, हमको रिस्पॉन्ड भी दिखी जाता होगा आपको। मार्स गैस बेसिकली यहाँ पे मीथेन गैस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मीथेन गैस को कहा जाता है। इसको हम लोग फायर डैम भी कहते हैं, है ना? क्यों कहा जाता है भाई? तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीथेन गैस सड़ने गलने से बनता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे गोबर गैस का। गोबर गैस क्या चीज़ है? एक टंकी लेते हैं हम, सिलेंडर बनाए, एक टंकी बनाए, जैसे लेटरिन का टंकी बनाते हैं ज़मीन में, उसी तरह से एक तो टंकी बनाते हैं गोल गोल सिलेंडर जैसा, और उसमें हम क्या करते हैं, गाय का गोबर फेंक देते हैं। घर का कोई कार्बोनेशियस मैटर वाला कचरा है, जिसको हम लोग गीला कचरा कहते हैं, गीला कचरा, उसको भी फेंक देते हैं। जैसे सब्जी है, टमाटर है, आलू है, सब सड़ गया है, चावल है सड़ गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें फेंक सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी गोबर का होता है, इसलिए हम लोग इसमें गोबर फेंकते हैं, जो कि डायरेक्टली कार्बोनेशियस मैटर है। तो जब हम इसके अंदर में फेंकते हैं तो वो एक लेयर बाय लेयर दबता जाता है। तो अब क्या है, अब ये जल्दी से सड़ता है, गलता है। तो जब जल्दी से सड़ता है, गलता है, तो इसमें से क्या निकलता है? CH4 निकलता है, यानी कि गर्म गैस निकलता है। इसीलिए इसको मार्स गैस भी कहा जाता है,
ठीक है। तो ये जो मार्स गैस है जल्दी सड़ता है, गलता है, तो CH4 बन रहा है, ये हम देखें। तो यहाँ पे हम देखें कि गोबर से बन रहा है भाई, गोबर से बन रहा है। यहाँ पे हम देखिए कचरा से बन रहा है भाई, घर से जो गीला कचरा निकल रहा है उससे बन रहा है। मतलब कुल मिलाकर के कार्बोनेशियस मैटर से बन रहा है। किससे बन रहा है? जिसमें भी कार्बन पाया जा रहा है, अगर वो सड़ रहा है तो उससे मीथेन गैस कुछ ना कुछ मात्रा में बन रहा है। अगर कोई इंसान का बॉडी है उसको जमीन में दफना दिया जाए और उसके बाद उस आदमी का बॉडी को कुछ कुछ टाइम के बाद अगर हम खोल के देखते हैं, महीना भर के बाद, तो देखते हैं उसका शरीर आधा गल चुका है, सड़ चुका है। तो आखिर सड़ता गलता है तो उसमें से कुछ ना कुछ गैस निकलता है, वो आपका मीथेन गैस भी निकलता है। ठीक है, बाकी अलग अलग गैसेस तो रहते ही है, मीथेन गैस भी निकलता है। तो मीथेन गैस न केवल कोयला से बल्कि कार्बोनेशियस मैटर के सड़ने गलने से भी बनता है। तो ये चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। आप समझते हैं कोयला है, कोयला के साथ जनरली कुछ चट्टान भारत में पाए जाते हैं। तो वो सब चट्टान है, सबसे पहला सेल चट्टान, इसके बाद है सैंडस्टोन चट्टान। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा नंबर का चट्टान होता है जनरली पायराइट टाइप का चट्टान एक मिलता है, जो कि लेकिन लिग्नाइट कोल में मिलता है, इसलिए ये आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है। और एक होता है फेल्सपर। ठीक है, ये सब जनरली मिलता है। ठीक है, इसको फेल्सपर नहीं, क्ले कहते हैं, कुछ पूरा क्ले नाम है इसका। तो ये 4 टाइप का चट्टान मिलता है। तो ये सभी चट्टान में कुछ ना कुछ मात्रा में गर्म गैस निकलते हैं, कुछ ना कुछ मात्रा में गर्म गैस निकलते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी कार्बोनेशियस मैटर है, कार्बन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा CH4 निकलता है कोयला में। ठीक है, तो अब किस जगह पे कौन सा ग्रेड का कोयला है उस पर डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितना CH4 उसमें से निकलेगा। तो अब हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन को हिंदी में कहा जाता है पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण जो कह लीजिए। ठीक है, इसको एक्सप्लोरेशन को पूर्वेक्षण भी कहा जाता है, पूर्वेक्षण या सर्वेक्षण। ये क्या चीज़ है? जब कहीं भी आप कोयला का पता लगा रहे हैं या जब कहीं भी आप कोल माइंस, कोल एबंडेंट कोल, AMM हो चाहे CMM हो, AMM CMM भी पहले समझ लीजिए। MM का मतलब होता है एबंडेंट माइन मिथेन, यानी ऐसा माइन जो बंद हो चुका है। पहले एक टाइम अंडरग्राउंड माइन चला करता था लेकिन आज बंद हो गया है। तो उसमें से कुछ गैलरी से क्या होता है, गर्म गैस निकलता है, रिसाव होता है। तो अगर उस माइंस को हम खोद के उसमें से गर्म गैस को रिकवर कर लें तो उसमें से भी गर्म गैस निकलेगा। और CMM का मतलब क्या है? कोल माइन मिथेन। जो ज़्यादा डिग्री का गैसीनेस वाला माइंस होता है, जैसे 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, वो सब माइंस में लगातार गर्म गैस का बहुत ज़्यादा मात्रा निकलता है। अगर हम उसको अच्छी तरीके से जमा करके रखें तो हम उसको निकाल सकते हैं लगातार। एक माइंस में काम भी चल रहा है, उधर से हम कोयला भी निकाल रहे हैं और दूसरे साइड से हम गर्म गैस भी निकाल रहे हैं। तो ये CMM कहलाता है। तो AMM हो चाहे CMM हो, हमको सबसे पहले एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है। एक्सप्लोरेशन में हम क्या करते हैं? बोर होल करते हैं, और बोर होल करने के बाद इसमें से सक करते हैं, है ना। अंदर का अलग अलग लेवल पे बोर होल करते हैं, अलग अलग जगह पे, और सक करते हैं, मतलब अंदर से जो गैस है उसको ऊपर उठा लेते हैं और उससे का सैंपल लेके देखते हैं कि CH4 का परसेंटेज कितना है। तो एक्सप्लोरेशन का अगर आप इरादा करते हैं कभी भी, तो रेगुलेशन नंबर 218 एक्सप्लोरेशन के बारे में दिया हुआ है कि अगर आप एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन करने से पहले आपको 6 महीना पहले, कितना दिन पहले? 6 महीना पहले, मतलब अभी आप माइनिंग नहीं कर रहे हैं, आप एगो ज़मीन खरीदे हैं और ज़मीन खरीदने के बाद पता लगा रहे हैं कि इसमें कितना CH4 है, कितना मात्रा है, कहाँ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो एक्सप्लोरेशन करने के 6 महीना पहले अगर आप इरादा कर रहे हैं कि हाँ हमको करना है, 6 महीना पहले आप CI साहब को और RI साहब को नोटिस भेजते हैं कि हम मीथेन गैस का एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। 6 महीना पहले क्यों भेजा जाता है? देखिए, मीथेन गैस कोई आसान गैस नहीं है, और मीथेन गैस में स्मेल नहीं होता है, कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस होता है। अलग बात है जो LPG वाला है उसमें मिला दिया जाता है बहुत सारा केमिकल ताकि उसका स्मेल पता चले, लेकिन जनरली अगर निकलेगा तो पता नहीं चलेगा। अगर कहीं से बोरहोल का पाइपलाइन में लीकेज हो, कहीं से सरफेस में लीकेज हो, तो उससे पूरा एरिया में फैल सकता है और आग लगेगा तो आसपास पूरा डैमेज कर सकता है। इसलिए 6 महीना पहले भेजा जाता है इरादा करने का, ताकि सरकार को, यानी चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को अगर कुछ सेफ्टी मेजर उस पर्टिकुलर जगह पे दिखेगा तो वो फॉलो करवा सकती है या वो मना भी कर सकती है। ये हो गया पहला टर्म। इसके बाद बोला गया है कि अब एक्सप्लोरेशन करना हमको है, तो एक्सप्लोरेशन करने से पहले हम उसका
पूरा डाटा भेजेंगे कि हम कौन सा मेथड से काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको हम लोग कहते हैं प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है? प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब होता है सर्वेक्षण करने से पहले आपका जो सरकारी डाटा होगा कि उस पर्टिकुलर जगह पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो सर्वेक्षण किया होगा उसके हिसाब से उस जगह पे कितना संभावित है कितना नहीं है वो सब आपको बताना है। जैसे जीएसआई बोला कि एक पर्टिकुलर एरिया में इतना सारा कोयला है, तो आप उस एरिया में से कोई ज़मीन को खरीदे हैं तो आप बताएंगे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से इतना इतना डाटा है इस वजह से, तो ये सब प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो जाता है। एक्सप्लोरेशन करने से पहले जो आप डाटा को देखे हैं वो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो जाता है। जैसे समझिए कॉमन भाषा में, आप कहीं पे ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसके आसपास में आप पता किए होंगे कि मार्केट रेट क्या है, ज़मीन के नीचे पानी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप ज़मीन खरीदने से पहले बोलते होंगे ये हमारा बोरिंग करे दो, तो और ज़मीन में बोरिंग करेंगे, पानी निकलेगा तब पैसा देंगे तब ज़मीन खरीदेंगे, तो नहीं खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं करते हैं आप उस ज़मीन के आसपास का मैटर पता करते हैं, आसपास का जो घर द्वार है उससे पूछते हैं कितना फीट पे पानी निकला था, बोरिंग किए थे कितना समय लगा था, तो ये सब चीज़ आप पूछ लेते हैं। आसपास में पूछते हैं रेट कितना था, आपका कितना पैसा लगा था, आपका रैयती है, ज़मीन रहती है कि एग्रीमेंट वाला ज़मीन है, तो वो सब चीज़ आप अगल बगल में पता करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट वोट में जाके आप पता करते हैं कि इसके नाम पे चढ़ा है नहीं चढ़ा। तो यही होता है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट किसी भी माइंस का। माइंस में क्या है, बिना सर्वे किए बिना बोरहोल तोरहोल किए जो सरकारी डाटा है उस पर्टिकुलर जगह का या जो आसपास का माइंस है या कहीं से ऐसा निकल रहा है उसको संदर्भ में लेते हुए जो हम रिपोर्ट बनाते हैं उसको कहते हैं प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट। इसको इंग्लिश हिंदी में लिख देते हैं पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट। मतलब क्या संभावना है उस जगह का कि कितना गर्म गैस होगा नहीं होगा, उसका जो रिपोर्ट होता है उसको कहते हैं प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट, ठीक। तो ये वाला हम साथ में अटैच करते हैं जब एक्सप्लोरेशन वाला एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसको भर के उसमें से ये प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट को हम स्पष्ट करते हैं। मेरा कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, कौन माइंस को निकालेगा, मतलब कौन सा संस्थान है जो जिसका हम सहारा लेंगे रिसर्च करने के लिए। पैरामीटर क्या होगा, हम कितना बड़ा माइंस बनाना चाहते हैं, कितना चाहते हैं कि रहे, कैपेटिव हो नॉन कैपेटिव, ये सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, कौन कौन सक्षम आदमी रहेगा, कौन पदाधिकारी रहेगा, ये सब कुछ हमको बताना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। तो ये होता है 218 रेगुलेशन नंबर में यही चीज़ दिया हुआ है। अब चलिए रेगुलेशन पे आते हैं किताब के जरिए। चल तो किताब में देखिए रेगुलेशन लिखा हुआ है 218 में बोला गया है मीथेन के एक्सप्लोरेशन पूर्वेक्षण के इरादे या प्रस्ताव की मांग। तो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, कोल मेजर स्टार्टा हो, कोई कोयला का स्टार्टा हो या अबंडेंट हो, वर्किंग हो, ऐसा कुछ जगह पे अगर हम गैस का मौजूदगी का पता लगाना चाहते हैं, एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में 6 महीना पहले हम प्री नोटिस करते हैं किसको, सीआई साहब को, आरआई साहब को, है ना, उसको नोटिस करते हैं। नोटिस करने के बाद फिर हमको प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी हमको साथ में भेजना पड़ता है। पूरा स्पेसिफिकेशन, पैरामीटर, पदाधिकारी कौन काम करने वाला है, कौन कौन सक्षम व्यक्ति है, कौन सा एजेंसी को आप हायर किए हैं, एजेंसी के बारे में भी कहीं ना कहीं दिया ही होगा, है ना। देखिए संस्थान, कौन सा संस्थान को आप हायर किए हैं, कौन आपका ठेकेदार देखिए यहाँ लिखा हुआ है ठेकेदार है, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब आप एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर चुके हैं, जैसे एक्सप्लोरेशन अब स्टार्ट हो गया, ठीक है, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया, कितना तारीख को स्टार्ट हुआ है, तो मान लीजिए 7/11/2022 को स्टार्ट हुआ, तो तत्काल जैसे स्टार्ट हुआ फटाक से एक नोटिस बनाएंगे और नोटिस बना के आज का डेट लिख के फटाक से हम आरआई सीआई से आपको भेज देंगे, ठीक है, तत्काल सूचना दे देंगे। एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करने का इरादा होता है, हम सोच रहे होते हैं तो 6 महीना पहले, और स्टार्ट हो चुका है, अब काम धाम शुरू हो गया एक्सप्लोरेशन का। एक्सप्लोरेशन मतलब खोज का काम, ये मत सोचेगा निकालने का काम, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन में बहुत सारा अंतर होता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब हो रहा है मीथेन निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, मीथेन निकाल रहे हैं। और एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है हम पता कर रहे हैं कि कितना मीथेन है, पता कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। चल तो 218 रेगुलेशन नंबर में आप क्या पढ़े, हम सारे पॉइंट को एक बार स्पष्ट करते हैं फिर से। 218 रेगुलेशन नंबर में आप पढ़ें
कि जब कभी भी आपको एक्सप्लोरेशन करना होता है, एक्सप्लोरेशन करने का इरादा होता है, तो 6 महीना पहले आपको 6 मंथ पहले किसको अप्लाई करना पड़ता है? आरआई साहब को और सीआई साहब को आपको बताना पड़ता है, जिसमें आप पूरा प्लान अटैच करते हैं, एक्सप्लोरेशन का प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट अटैच करते हैं, ठीक है। कंपिटेंट पर्सन कौन रहेगा नहीं रहेगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अटैच करते हैं। इसके बाद दूसरा क्या पॉइंट था, एक बड़ा पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट था, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया, अगर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किए, जस्ट स्टार्ट किए, तो स्टार्ट करते साथ हमको आरआई साहब को और सीआई साहब को तत्काल में सूचना देना होता है, ठीक है। तत्काल में हम क्या करेंगे, नोटिस देंगे। 218 में यही चीज़ लिखा हुआ है, यही 2 पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं 219 पे, ठीक है। 219 में लिखा हुआ है एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट या एक्सप्लोरेशन रोकने को रिपोर्ट देना, ठीक है। मतलब अगर एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट का काम यहाँ पे लिखा हुआ है, खान या उसके किसी भाग में एक्सप्लोरेशन कार्य पूरा होने पर एक्सप्लोरेशन का पूरा डिटेल हम लोग चीफ इंस्पेक्टर को भेजते हैं और एक रीजनल इंस्पेक्टर को भेजते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा था, अब एक्सप्लोरेशन का काम जो है वो फिनिश हो चुका है, एक्सप्लोरेशन फिनिश हो चुका है, तो फिनिश होने के बाद आपको तुरंत एक एक कॉपी आरआई साहब को और सीआई साहब को भेजना होता है, ठीक है। पूरा रिपोर्ट आपको भेजना होता है और रिपोर्ट में आपको, अब एक्सप्लोरेशन आप कर चुके हैं तो अब आपको डिटेल भी भेजना है। डिटेल क्या, एक्सप्लोरेशन में क्या क्या आप पाएँ, कि कहाँ पे कितना गैस है, कहाँ कितना कम गैस है, कौन कौन सा मेथड यूज़ किए थे, ड्रिल मेथड क्या इस्तेमाल किए थे, कितना को एबेंडेंट छोड़े हैं, कितना को एक्सप्लोरेशन करने का इरादा है, आगे का क्या प्लान है, ये सब कुछ आपको भेजना होता है नोटिस में, ठीक है। डिटेल में भेजना होता है जो आप काम किए। जैसे अगर आप ड्यूटी किए 8 घंटा, तो 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद बताते हैं ना सामने वाला उत्तरदायी को कि आज 8 घंटा ड्यूटी किए, वहाँ पे फॉल्ट मिला, उस जगह पे ऐसे था ऐसे था, तो वो पूरा डिटेल में आपको इसी तरह यहाँ पे बताना है। एक्सप्लोरेशन का काम पूरा हो गया है तो आपको बताना है एक्सप्लोरेशन में आपको क्या क्या मिला, ठीक है। तो 21 नंबर में एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है 219 रेगुलेशन नंबर में, ठीक है। 218 में आपको बता दिए 2 पॉइंट था इंपॉर्टेंट, 219 में आपको बताएं एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट है बस। 220 पे आते हैं। 220 रेगुलेशन नंबर में है द नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन। यहाँ पे एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है भाई, जब अब हम एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, अब क्या करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब आप मीथेन निकालना चाहते हैं। एक्सप्लोरेशन का काम मेरा पूरा हो गया, अब हम पता कर लिए कि कहाँ पे कितना गैस है नहीं है, किधर से निकालना है नहीं निकालना है, तो अब एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। तो अगर हम एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं तो 30 डेज पहले, कितना दिन पहले, 30 दिन पहले आरआई साहब को और सीआई साहब को हम भेजेंगे, ठीक है। आरआई साहब को सीआई साहब को भेजेंगे कि हम अब माइंस में एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हैं। अब इसके साथ हमको प्लान अटैच करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट अटैच करना पड़ेगा, है ना, कौन एजेंसी को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। तो वही है 218 में जो था ना रेगुलेशन नंबर, बिल्कुल उसी तरह का सब प्लान वाला अटैच करेंगे, खाली यहाँ पे 30 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो 220 रेगुलेशन नंबर में क्या है, एक्सट्रैक्शन अगर करना चाहते हैं तो 30 दिन पहले। चलिए एक बार कंपेयर करते हैं। एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं तो कितना दिन पहले, और एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो कितना दिन पहले। अगर एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं तो 6 महीना पहले, कितना दिन पहले, 6 महीना पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। किसको भेजना पड़ेगा, आरआई साहब को, सीआई साहब को, ठीक। अगर एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो 30 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा, 30 दिन पहले भेजना पड़ेगा। किसको भेजना पड़ेगा, आरआई साहब को, सीआई साहब को, ठीक है। एक्सप्लोरेशन वाला में 6 महीना, एक्सट्रैक्शन वाला में 30 दिन। याद हो गया होगा, आई होप आपको ये पॉइंट, ठीक है। चलिए बाकी इसमें और आगे बढ़ते हैं। देखिए 220 रेगुलेशन नंबर में जो पॉइंट था वो आपको हम समझा दिए हैं, बाकी आपका कॉन्सेप्ट ही है जो हम आपको समझा चुके हैं। जैसे देखिएगा 220 रेगुलेशन नंबर निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए कहीं पे एक्सट्रैक्शन का देखिए 30 दिन लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्शन का प्रपोजल हम भेजेंगे तो सीआई साहब को, आरआई साहब को, ये देखिए सीआई देखिए आरआई को भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सब कुछ यही सब है कि एक्सट्रैक्शन का कौन सा तरीका से आप कार्य किया जाएगा, कौन कौन सा मशीनरी, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा एजेंसी इन्वॉल्व होगा, ये चीज़ आपको डिटेल में भेजना पड़ेगा। तो ये सब कॉमन कॉन्सेप्ट है जो आप समझ गए होंगे, आई होप। पॉइंट सब आपको याद रखते जाना है और
ये आपको बाकी कॉन्सेप्ट को समझते जाना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 221 के ऊपर। रेगुलेशन नंबर 221 आते हैं। 218 पढ़ लिए आप, 219 पढ़ लिए आप, 220 पढ़ लिए, 221 पे आते हैं। 221 में है स्थगित करना या अबेंडेंट करना। समझते हैं। अबेंडमेंट होता है एक टर्म और एक होता है डिसकंटिन्यूएंस। अबेंडेंट का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना। जैसे मान लीजिए कोई माइंस हम खोले, अब हम कसम खा लिए कि अब इस माइंस को हम नहीं चलाएंगे, अब इस माइंस में कुछ बचा ही नहीं चलाने लायक, तो नहीं चलाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अमेंडमेंट। और डिसकंटिन्यूस क्या होता है? डिसकंटिन्यूस का मतलब होता है कि हम आज तो बंद कर रहे हैं लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हम इसको वापस से खोलेंगे। तो अबेंडेंट और डिसकंटिन्यूस समझ गए आप। तो अब रेगुलेशन ये कह रहा है कि अगर आप अबेंडेंट करना चाहते हैं या डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मीथेन एक्सट्रैक्शन आप कर रहे थे, ठीक। मीथेन एक्सट्रैक्शन करने के बाद अब आप चाहते हैं या तो हम बंद कर दें, ठीक है, या तो हम हमेशा के लिए बंद कर दें। मतलब बंद कर देना चाहते हैं तो आपको 60 डेज पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कितने दिन पहले देना पड़ेगा? 60 डेज पहले। किसको देना पड़ेगा? आरआई साहब को, सीआई साहब को, ठीक है, आरआई साहब को, सीआई साहब को। अब जब बंद करते हैं तो आपको कुछ कुछ अटैच करके भेजना होता है। क्या कारण है जो बंद कर रहे हैं आप, है ना, आपका जो नक्शा है, प्लान है, जो जो काम किए हुए हैं, वर्तमान में क्या स्थिति था, पूरा अपडेट करते हुए आपको भेजना पड़ेगा। कौन कौन सा किस किस जगह पे कितना कितना एक्सट्रैक्शन किए, पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा। कौन जगह को सील किए हैं, कौन जगह को सील नहीं किए हैं, पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। और लास्ट में जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। रेवेन्यू पिलर, भू राजस्व। चलिए इसको थोड़ा सा आप समझाते हैं। देखो ऐसा है, आप में से कुछ लोग होंगे जिसका खुद का घर होगा, ज़मीन होगा, और साल में एक बार या 2 बार आप ज़मीन का टैक्स भरते होंगे, ठीक है, रसीद कटाते होंगे। आप बोलते हैं ना हम रसीद कटाए हैं, कि भारत सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, कि हमारा ये ज़मीन है उसका रसीद कटा है। रसीद कटाए तो कुछ पैसा लगा होगा सर, है 500, 700, 800, 1000, 2000 कुछ तो लगा होगा रसीद कटाने का पैसा। तो वो क्या दे रहे हैं? आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं कि हाँ ये ज़मीन हक का मालिकाना हक हमारे पास है, उसका आप टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आप ज़मीन माइनिंग कर रहे हैं, तो माइनिंग करने के लिए जो भू राजस्व होता है, रेवेन्यू पिलर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टैक्स। तो आप माइनिंग कर रहे हैं तो ज़मीन में ही कर रहे होंगे, तो ज़मीन का आप टैक्स भरेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ कुछ टैक्सेस इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आप माइनिंग कर रहे होते हैं तो इन्वायरमेंटल टैक्स, है ना, आपका बहुत सारा और भी है जो आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब टैक्स आप भरते हैं। तो अगर आपका माइन सब बंद कर रहे हैं या फिर एक्सट्रैक्शन, मीथेन एक्सट्रैक्शन का काम बंद कर रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा टैक्स सेटलमेंट करना पड़ता है। यानी कि जितना बाकी था बकाया पैसा कौड़ी, वो सब आपको पूरा चुकता करके उसके बाद उसका रसीद कटवा के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद आप अप्लाई करते हैं सीआई साहब, आरआई साहब को, कि देखिए भैया हमारा जो टैक्स था हम पूरा भर दिए हैं, अब हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तो अब हम बंद कर सकते हैं माइंस को, अब मेरे पास सब डिटेल है। तो वो सब कुछ आप अटैच करके भेजते हैं आरआई साहब को, सीआई साहब को 60 दिन पहले। चलिए एक बार अब इसको हम रिकैप करते हैं, आज समझते हैं। एक्सप्लोरेशन का काम करना है, एक्सप्लोरेशन का काम स्टार्ट करना है, इस काम स्टार्ट करना है तो कितना दिन पहले नोटिस देंगे सर? 6 महीना पहले। कितना दिन पहले? 6 महीना पहले, ठीक। एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट करना है, किसका स्टार्ट करना है? एक्सट्रैक्शन का स्टार्ट करना है। कितना दिन पहले नोटिस देंगे? 30 दिन पहले। कितना दिन पहले नोटिस देंगे? 30 दिन पहले, ठीक है। एक्सट्रैक्शन का काम बंद करना है, एक्सट्रैक्शन का काम बंद करना है, ठीक है, क्लोज करना है। कितना दिन पहले नोटिस देंगे? एक्सट्रैक्शन का काम बंद करना है तो बताइएगा थोड़ा देर पहले, अभी हम आपको बताएं एक्सट्रैक्शन का काम बंद करना है तो 60 दिन पहले, 60 डेज अर्लियर, है ना, 60 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है। तो ये तीनों का तीनों डाटा को ना एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। एक्सप्लोरेशन मतलब पूर्वेक्षण कर रहे हैं, अभी हम कुछ माइनिंग नहीं खोले, बस पता लगा रहे हैं, पता लगाना चाहते हैं। मेरा इरादा है कि यहाँ पे हम माइनिंग करें, मतलब गैस का निकालें, एक्सट्रैक्शन करें। तो 6 महीना पहले एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, अब हम गैस निकालना चाह रहे हैं तो 30 दिन पहले, और एक्सट्रैक्शन खत्म हो चुका है, बंद करना चाह रहे हैं तो 60 दिन पहले आपको नोटिस करना पड़ता है। सभी केस में सीआई साहब को, आरआई साहब, ठीक है। चलिए
आई होप अभी तक 218, 19, 20, 21 क्लियर हो गया। अब आते हैं 2022 पे। 2022 क्या है ना, 222 पे। 222 रेगुलेशन नंबर में लिखा हुआ है एनुअल रिटर्न। क्या लिखा है? एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब होता है साल भर में कितना कमाए, कौन कौन सा मशीन लगा था, कितना आपका फ़ायदा हुआ, कितना आपका घाटा हुआ, कितना आप टैक्स भरे थे, है ना। ये सब कुछ पूरा डिटेल में रहता है एनुअल रिटर्न में, ठीक है। मैन पावर कितना था, है ना, कितना आपका मैन पावर का सैलरी में खर्चा हुआ, तो इसको कहते हैं एनुअल रिटर्न। ये हर 1 फरवरी या उससे पहले, ठीक है, 1 फरवरी या उससे पहले आपको भेजना होता है। अब आपका दिमाग में आएगा कि यार एनुअल रिटर्न तो हम बहुत जगह देखे हैं, तो क्या सब अलग अलग भेजा जाएगा? जी बिल्कुल। अगर आप कोल का माइनिंग कर रहे होंगे ना, तो अलग एनुअल रिटर्न होगा। अगर आप मशीनरी वाला पार्ट को जोड़ेंगे तो उसके लिए एक अलग एनुअल रिटर्न होता है। अगर आप मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उसके लिए अलग से एक एनुअल रिटर्न होता है, ठीक है। अगर मेटल क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड वाला आप अगर पढ़िएगा, फर्स्ट एड वाला, तो उसके लिए एक अलग से एनुअल रिटर्न भेजा जाता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग एनुअल रिटर्न अलग अलग टाइम में भेजा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन वाला, यानी मीथेन गैस का जब एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हर साल 1 फरवरी या उससे पहले आपको एनुअल रिटर्न भेजना होता है। जैसे आप इनकम टैक्स भरते हैं साल में एक बार, उसी तरह से एनुअल रिटर्न भी आपको साल में एक बार भरना होता है, ठीक है, 1 फरवरी या उससे पहले। बस यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है, एनुअल रिटर्न जो है वो आपको साल में एक बार, वार्षिक विवरणी जिसको कहते हैं, 1 फरवरी या उससे पहले भरना होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 223 पे। 223 रेगुलेशन नंबर में बोला गया है मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन। मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन। अभी देखो ऐसा है कि माइंस तो आप खरीद लिए हैं, आप चाह रहे हैं माइनिंग करें, मीथेन गैस निकालें, तो ऐसा नहीं कि जैसे आपको मन करेगा वैसे करिएगा, ना ना, ऐसा नहीं। एक स्टैंडर्ड तरीका होगा जो आपको सीआई साहब बताए होंगे। सीआई साहब स्पेशल ऑर्डर में या जनरल ऑर्डर निकाल के आपको बताए होंगे कि ऐसे ऐसे करके माइनिंग किया जाएगा। जैसे बोर्ड एंड पिलर मेथड में डेवलपमेंट करने का जो तरीका है वो एक स्टैंडर्ड मेथड है, माइंस उसको अडॉप्ट करता है। डिप्लरिंग का जो तरीका है वो एक स्टैंडर्ड मेथड है। रूम एंड पिलर का जो तरीका है एक स्टैंडर्ड मेथड है। इसी तरह से जो माइनिंग का एक्सट्रैक्शन करने का मेथड होगा वो डीजीएमएस का जो सीआई साहब होंगे वो आपको बताएंगे, वही एक स्टैंडर्ड मेथड, आप उसी को फॉलो करेंगे, उसको छोड़ के कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। जितना भी नियम कानून फॉलो होगा सीआई साहब जो लगा देंगे लॉ एंड ऑर्डर, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो कोई कंपनी को हायर कर सकते हैं वो सब काम करवाने के लिए। हो सकता है मालिक आप है, आप कोई एजेंसी को हायर कर लिए जो मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन वगैरह करता है, आप ऐसा कोई एजेंसी को हायर कर लिए, अब वो काम कर रहा है, आपको खाली प्रॉफिट गिनना है, ठीक है। चलिए तो 223 में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है यार, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट क्या था समझाए अभी हम, स्टैंडर्ड जो आपका तरीका होगा, जो सीआई साहब अनुमोदन किए होंगे, अप्रूव्ड किए होंगे, वही तरीका को आपको फॉलो करना है ना। उसके बाद कभी बीच बीच में स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर जो निकालता है उसको आपको फॉलो करके आगे काम करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 224 पे। 224 में है ड्रिल मशीन। इसमें कुछ कुछ पॉइंट मिलेगा और एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा गया सर, ठीक है। 224 जो रेगुलेशन नंबर है उसमें है ड्रिल मशीन्स। ड्रिल मशीन के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। ड्रिल मशीन क्या होता है? जो माइनिंग में ड्रिल करते हैं उसको हम ड्रिल मशीन कहते हैं। तो बोला गया है कि ड्रिल मशीन का जितना भी पार्ट पुर्जा होगा वो कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि उसमें नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल का बना रहेगा। नॉन इनफ्लेमेबल मटेरियल का बना रहेगा, मतलब जिसमें जल्दी से आग नहीं लगता, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग अगर किया जा रहा है तो उसको धातु से कवर कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा है कि हम इनफ्लेमेबल मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, मेटल से कवर कर देंगे। जैसे आप एक ट्रक गाड़ी को ले लीजिए, ट्रक में जो ज्वलनशील मैटर है जैसे कि पेट्रोल वगैरह है उसको हम एक सिलेंडर में डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ड्रिल मशीन जो यूज़ किया जाएगा उसमें पहले तो नॉन इनफ्लेमेबल मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे, ज्वलनशील यूज़ नहीं करेंगे जिसमें आग नहीं लगता हो जल्दी। जैसे हम लोग ड्रिल मशीन जो चलाते हैं ना अंडरग्राउंड माइंस में, खासकर आपका एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं मीथेन का, तो उसमें ड्रिल मशीन होता है आपका चेन माउंटेड,
क्या होता है, चेन माउंटेड होता है, जिसको क्रॉलर माउंटेड भी कहते हैं। क्या यहाँ पे टायर वाला यूज़ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है टायर वाला यूज़। क्यों नहीं कर सकते टायर वाला यूज़? अगर टायर वाला यूज़ कीजिएगा तो टायर में अगर किसी कारण से आग लग जाता है घर्षण से तो दिक्कत हो सकता है, तो फिर वो आग को फैला देगा। लेकिन लोहा लकड़ में आग लगने के चांसेस थोड़ा कम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है ड्रिल मशीन 224 में, जो बेसिक चीज़ हम आपको बताएं ड्रिल मशीन, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि इसमें जितना भी पार्ट पुर्जा होगा सब सही से बना रहेगा, हेडलाइट सही रहेगा, है ना, ताकि सब सामने दिखाई दे, ऑडियो विजुअल अलार्म रहेगा, कैनोपी लगा रहेगा ताकि ऊपर से कुछ गिर जाए तो आदमी बच सके, सक्षम आदमी को छोड़ के कोई भी नहीं चलाएगा, कोई ऑपरेट नहीं करेगा, मैनेजर जिसको ऑथराइज किया है वही उस गाड़ी को चला सकता है ना। गाड़ी में आपका एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? फायर एक्सटिंग्विशर। और एक AFDSS लगा जाएगा। तो देखो एक चीज़ हम बताते हैं, एक क्वेश्चन है, अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि AFDSS इनमें से किसमें लगाया जाएगा? AFDSS इनमें से किसमें लगाया जाएगा? ऑप्शन दे रहे आपको। पहला है HEMM, दूसरा है ड्रिल मशीन फॉर मीथेन एक्सट्रैक्शन, तीसरा है आपका HDL, चौथा है A एंड B। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? AFDSS इनमें से किस में लगाया जाएगा? HEMM में लगाया जाएगा, ड्रिल मशीन में लगाया जाएगा, HDL में लगाया जाएगा, A एंड B में लगाया जाएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 डिक्लेयर करते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। AFDSS इनमें से किस में लगाया जाएगा? HEMM में, ड्रिल मशीन फॉर मीथेन एक्सट्रैक्शन में, HDL में, या A एंड B दोनों में? बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए। तो अगर आप इसका आंसर बता रहे A एंड B दोनों में, तो बिल्कुल सही बता रहे, इसी का आंसर यही होगा, ठीक है। AFDSS इसका आंसर एकदम यही हो जाएगा। यही वाला जो मशीन है, ठीक है, मतलब कि HEMM जो होता है उसमें भी लगाया जाता है, जो अंडरग्राउंड माइंस में ड्रिल मशीन चल रहा है मीथेन एक्सट्रैक्शन के लिए, इसमें भी AFDSS लगाया जाएगा, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं 50 बार। चलिए शॉर्ट में बताते हैं। इसमें आप मान लीजिए माइंस में गाड़ी है, जो ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन का कोई पार्ट में आग लग गया है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा पार्ट में आग लगा है, और उस जगह पे ऑटोमेटिकली स्प्रेयर से और उसमें से झाग उदाने वाला मटेरियल निकलेगा, यानी फायर और फाइटिंग लिक्विड निकलेगा और ऑटोमेटिकली आग को बुझा देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो AFDSS इसमें लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट वाला बात अब क्या है, आप समझते हैं पॉइंट वाला बात। ड्रिल मशीन को ही पढ़ते हैं आज। तो ड्रिल मशीन में जो पॉइंट वाला बात है ना, वो ये है, ये क्या है सर? ये रूफ है। ये क्या है? रूफ है। ये क्या है? ये आपका फ्लोर है, ठीक। और ये क्या है? ये साइड है, ठीक है। तो समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रूफ में ड्रिल मशीन के बीच का गैप मिनिमम 0.3 मीटर होना चाहिए। इसको आप कहेंगे तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। रूफ से ड्रिल मशीन के बीच का गैप मिनिमम 0.3 मीटर होना चाहिए। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब जनरल वाला में नहीं पूछा है, सेकंड क्लास में पूछा था, बट कोई बात नहीं, पढ़ ले, एक बार पढ़ लीजिए डाटा। रूप से ड्रिल मशीन, इसको कहेंगे ड्रिल मशीन, रूप से ड्रिल मशीन के बीच का जो गैप होगा वो 0.3 मीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से जो साइड होगा ना, साइड से जो ड्रिल मशीन का गैप होगा वो कितना होगा? वो 0.6 मीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर होगा। ड्रिल मशीन से जो साइड है उसके बीच का गैप 0.6 मीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर होगा। इससे कम क्लियरेंस अगर रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्लियरेंस। इससे कम क्लियरेंस रहेगा तो ड्रिल मशीन काम नहीं करेगा।
क्योंकि अगर काम करेगा तो इधर उधर डोलेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ना। अगर मान लीजिए इसे कम स्पेस रहेगा तो हो सकता है दीवार से टकरा जाए। तो ड्रिल मशीन ऐसा इसमें रखा जाता है कि दीवार से टकराए नहीं, घर्षण ना हो, उसका इसमें खास ख्याल रखा जाता है मीथेन एक्सट्रैक्शन में। इसीलिए यहाँ पे आपको क्लियरेंस याद रखना जरूरी है कि जो ड्रिल मशीन आप लगाते हैं उसका ध्रुव से 0.3 मीटर क्लियरेंस और साइड से 0.6 मीटर क्लियरेंस होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, तो ये याद रखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, बाकी जब मशीन प्रयोग होगा तो एक सक्षम व्यक्ति रहेगा जो उसको देखते रहेगा कि सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जहाँ जहाँ जा सकता है एक शिफ्ट में सक्षम व्यक्ति हर कार्यस्थल का जांच करना करेगा, देखेगा क्लियरेंस है कि नहीं है, वो ऊपर रूफ का और फ्लोर का कंडीशन क्या है, वेंटिलेशन क्या है, जनरल सेफ्टी क्या है, ये सब चीज़ देखेगा। तो वो सब कॉन्सेप्चुअल टर्म है। पॉइंट वाला डाटा 224 से क्या निकलता है एक बार फिर देखते हैं। 224 में हम आपको पढ़ाएं ड्रिल मशीन के बारे में। ठीक, ड्रिल मशीन में हम आपको क्या पढ़ाएं? ड्रिल मशीन में हम आपको पढ़ाएं सबसे पहले कि फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाएगा ड्रिल मशीन में। ठीक, इसके साथ ही साथ AFDSS भी लगाया जाएगा ड्रिल मशीन, जो माइनिंग में एक्सट्रैक्शन, मीथेन एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें। बाकी तो जनरल चीज़ें थी, कैनोपी रहेगा, हेडलाइट रहेगा, सब इक्विपमेंट सही से रहेगा, सक्षम व्यक्ति को छोड़ के कोई नहीं चलाएगा, मैनेजर उसको ऑथराइज करेगा लनपन। ठीक, इसके बाद क्लियरेंस के बारे में बताएं। क्लियरेंस के बारे में क्या बताया आपको? बोले कि रूप से क्लियरेंस कितना रहेगा 0.3 मीटर और साइड से क्लियरेंस कितना रहेगा 0.6 मीटर। तो ये पॉइंट को एकदम चार्ट लेना है, दिमाग में बैठा लेना। ठीक, 224 आपका खत्म होता है। ठीक है, 225 में कुछ नहीं है यार। 225 में ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में दिया है कि जो ड्रिलिंग ऑपरेशन आप कैसे करेंगे, कैसे ड्रिल करेंगे, अंडरग्राउंड माइंस हो या कोई भी माइंस हो, जो CI साहब अप्रूव्ड मेथड बताएं उसी से करेंगे, बस इतना ही लिखा है। ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे करेंगे तो जो CI साहब अप्रूव्ड मेथड बताएं उसी से करेंगे, ये है इसमें 225 में, और कुछ इसमें है नहीं। 226 पे आते हैं। ठीक है, 226 थोड़ा बड़ा होगा तो छोड़ देंगे। चलिए 226 अगले क्लास में हमको लगता है कि ख़त्म हो जाना चाहिए। कोई नहीं, आज 226 तक कर लेते हैं। तो ये 224 वाला पूरा डाटा याद हो गया आपको। AFDSS फायर एक्सटिंग्विशर लगाया जाएगा ड्रिल मशीन में, क्लियरेंस 0.3 मीटर रूप से और साइड से 0.6 मीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 226 पे। 226 में क्या है? 226 में रेगुलेशन कहता है प्रोडक्शन, ड्रिलिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम बोरहोल। प्रोडक्शन, ड्रिलिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम बोरहोल, यानी कि प्रोडक्शन, ड्रिलिंग और बोरहोल से मीथेन का निष्कर्षण। ठीक है, तो अब हम बोरहोल करके अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, बोरहोल करके अगर हम निकाल रहे हैं CH4, बोरहोल का मेथड होता है जी, बिल्कुल बहुत सारा मेथड होता है बोरहोल का। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, है ना, तो ये बोरहोल का मेथड है। ये सब जितना भी है सबका सब बोरहोल का मेथड है। देखिए बोरहोल करके हम ऐसे मीथेन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे चापाकल से पानी निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कोल सीम में हम एक्सट्रैक्शन किए। एक्सट्रैक्शन करने के बाद आप यहाँ से गौर से देखिएगा, तो यहाँ से देखिएगा एक तरह से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब पानी भेज रहे हैं। पानी जब प्रेशर से भेजते हैं तो पानी के अगल बगल में जो गैस है वो ऊपर उठने लगता है ना, और वही वाला गैस को हम बाद में सक कर लेते हैं गैस पाइपलाइन बिछा के। तो ऐसे करके हम जनरली काम करते हैं। ठीक है, आप इसमें से फोटो को गौर से देखिएगा, एक तरह से हम पानी भेज रहे हैं प्रेशर से, हाई प्रेशर से। ठीक है, पानी जा रहा है, पानी जैसे जैसे ऊपर फेंक रहा है तैसे तैसे गैस जो है वो ऊपर आ जा रहा है। पानी में जल्दी CH4 घुलता नहीं है तो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आने के बाद फिर उसको हम लोग अलग पाइपलाइन से खींच लेंगे, सक कर लेंगे। ऐसे करके हम लोग नली निकाल सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल मेथड है। और आपका बहुत दूसरा मेथड भी है जिस यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला आपका लिखा हुआ है, इस टाइप का होता है। ठीक है, बाकी ड्रिलिंग, मीथेन एक्सट्रैक्शन पूरा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। प्लांट के बारे में यहाँ फोटो अगर आप देखना चाहें प्लांट का तो आप क्लियरली प्लांट का फोटो भी आप देख सकते हैं। वाईफाई तो सही चल रहा है, पता नहीं लेट क्यों हो रहा है। ओके, छोड़ते हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक प्लांट का फोटो दिया होगा, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये एक प्लांट का फोटो दिया है, कुछ इस टाइप का पूरा ऊपर से आपको देखने में लगेगा। ठीक है, खैर चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो हम आपको बता रहे थे रेगुलेशन नंबर 226। 226 में क्या क्या समझा रहे थे, चलिए समझते हैं। 226 में था
प्रोडक्शन, ड्रिलिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम बोरहोल। तो सबसे पहले बोला गया कि बोरहोल जो हम करेंगे उसमें ऐसा करेंगे कि उसमें घर्षण या फ्रिक्शन ना हो, उसमें फ्रिक्शन ना हो, चिंगारी ना निकले, एक्सप्लोजन ना हो, ब्लोन आउट यानी गैस अचानक से बाहर ना निकल जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में। इस चीज़ का हम खास ध्यान रखेंगे, ओपन स्पार्क से दूर रखेंगे। तो बोरहोल हम जब करेंगे तो उसमें खास ध्यान रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल टर्म है। इसके बाद दूसरा टर्म है डी गैसिफिकेशन। डी गैसिफिकेशन। डी गैसिफिकेशन का मतलब होता है गैस को निकालना। एक पर्टिकुलर जगह से जब आप गैस को निकालते हैं एक जगह से, तो उसको डी गैसिफिकेशन कहते हैं। तो जब हम डी गैसिफिकेशन करते हैं तो इसमें बहुत सारा भाल्व का उपयोग करते हैं ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे, गैस का लीकेज ना हो, गैस ओवरलोड ना हो, गैस का कम मात्रा ना हो। इसके लिए हम लोग इसमें भाल्व लगाते हैं और भाल्व से हम इसको प्रेशर को मैनेज करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो हो सकता है पाइप फट जाए, तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग प्रेशर को मैनेज करते हैं। इसके बाद जो बोर होल होता है ना सर, बोर होल में ही जो अगर गैस का लीकेज हो रहा है तो उसमें हम सेंसर लगाते हैं, वो सेंसर तुरंत बता देता है कि लीकेज हो रहा है। ठीक है। इसके बाद जो बोर होल होता है उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उस आसपास का इन्वायरमेंट में हम एबीए लगाते हैं। एबीए का मतलब होता है ऑडियो विजुअल अलार्म। तो जैसे ही इसमें कहीं से भी अगर गैस का लीकेज हो रहा हो और मतलब ज्वलनशील गैस, किसी हानिकारक गैस का लीकेज हो रहा हो एटमॉस्फेयर में, तो उसमें ऑडियो विजुअल अलार्म जल जाता है। ठीक है। इसमें एक टर्म है कॉलर, अब आपको समझाते हैं क्या होता है। देखिएगा, इस फोटो को गौर से देखिए, सरफेस यहाँ तक है। ठीक है। सरफेस के आगे ये जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे कॉलर। इसको क्या कहेंगे? इसको कॉलर कहेंगे। तो बोला गया है कि इस कॉलर में हम लोग एबीए लगाते हैं, यानी ऑडियो विजुअल अलार्म लगाते हैं। अगर इसमें से कहीं से भी गैस फटता है तो सीधा एटमॉस्फेयर में जाएगा, और एटमॉस्फेयर में अगर ब्लास्ट होगा तो खतरा हो सकता है, आसपास बहुत सारा मशीन है। ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग सेंसर लगाते हैं ताकि गैस का लीकेज हो तो अलार्म बजने लगे। ठीक है। अलार्म बजने लगे, ऐसा इसमें हम लोग एबीए लगाते हैं, वार्निंग दे देता है। और इसके अंदर अगर बोर होल में कहीं पे लीकेज हो रहा हो, पाइप फटा हो, तो हम लोग को सेंसर लगा रहता है जो हमको स्क्रीन में बताता है। स्क्रीन में हम देखते रहेंगे तो उसमें बताएगा कि यहाँ पे लीकेज हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो फिर उसको हम रिपेयर करने का काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद रेगुलर इंटरवल, इसमें मीथेन मॉनिटर भी लगा रहता है, ऑटोमेटिकली बताते रहता है मीथेन का डिटेक्टर रेगुलर इंटरवल पे। और हैंडहेल्ड ऑपरेटर से इसके आसपास में गैस का लीकेज भी चेक करता है आदमी, ताकि अगर मशीनरी कभी किसी कारण से फेल हो जाए तो आपका बच सके। ठीक है। तो देखो यार, इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं है। 215 227 रेगुलेशन नंबर में अगर कहेंगे तो सब का सब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो हम आपको समझा चुके हैं। तो 226 तक आज करते हैं, 227 से रहने देते हैं, अगले क्लास में हम इसको ख़त्म कर देंगे पूरा चैप्टर को। ठीक है। कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 17 लास्ट सीएमआर का चैप्टर होगा। इसके बाद फिर आपका वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 दोनों पढ़ाया जाएगा एक साथ। वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर देंगे और वॉल्यूम 1 भी हम बीच में पैरेलल क्लासेस चलाएंगे। तो आप थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, अभी तक भरे नहीं पड़ा आपके पास। ईएमटी अब स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर सीएमआर ख़त्म करने के बाद। तो ईएमटी में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 एक साथ पढ़ाएंगे, जो कि पैरेलल क्लासेस चलेगा। एक हम सुबह में लिंक डालेंगे दिन के टाइम, और या फिर दिन में हम क्लास ले लेंगे, और वॉल्यूम 2 का जो है वो हम लगातार आपको क्लास ले सकते हैं या फिर लाइव लेक्चर भी दे सकते हैं। मेन पोर्शन है आपका, पोर्शन को अच्छे से समझाना और क्लियर करना। ठीक है। चलिए, तो जो फी क्लियर नहीं किए हैं कर दीजिएगा बहुत जल्दी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सबको जय हिंद। जय हिंद।